बच्चों ICAR 2018 वाला जो पेपर था उसके पहले 20 क्वेश्चंस को हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में बाकी 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सॉल्विंग का मतलब केवल सॉल्विंग नहीं, डिस्कशन और 19 वाले पेपर का प्लस इसके प्रीवियस वाले जो 20 क्वेश्चंस हैं यानी 2019 ICAR का और ICAR 2018 के प्रीवियस 20 क्वेश्चन का, जो क्या 21 नंबर शुरू करेंगे। जो भी डिस्क्रिप्शन है यानी जो भी वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे देख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से इत्मीनान से फोकस करके देखना, सीखने के दृष्टिकोण से देखना। 21 नंबर बेटा, आइए 21 नंबर सवाल देखिए, बोर्ड पर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा था वायर ऑफ लेंथ L मीटर कैरीज अ करंट ऑफ I एम्पियर एंड इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। कह रहा है कि एक L लेंथ का कोई वायर है, ये रहा L लेंथ, इसको सर्किल के फॉर्म में, इसे यहाँ से ऐसे करके मोड़ दिया गया, ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया ऐसे। यहाँ कहीं सर्किट में करंट आ रही होगी ऐसा। कह रहा है इसके जो है सेंटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये करंट है, कितनी करंट है बेटा I, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L। क्या वही लेंथ अब इस वायर की सरकमफेरेंस बन जाएगी? वही आपने इसी वायर को मोड़ करके बनाया है, ये वायर तुमने एक्स्ट्रा निकाल दिया कि करंट I कैसे जगह है, इस L लेंथ को सर्कुलर फॉर्म बेंड कर दिया। तो जो इस वायर की सरकमफेरेंस है दैट इज़ 2πr। मान लो इस वायर की जो रेडियस है अगर वो r हो जाए तो इस वायर की सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2πr। और ये सरकमफेरेंस बनी किससे है? अभी भी इस तार को मोड़ के बनाया यानी l के बराबर है। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम r की जगह L/2π का इस्तेमाल कर लेंगे। बोलो बच्चों, अब जरा एक बात और ध्यान देनी है आपको कि मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। करंट और एरिया का प्रोडक्ट है। तो करंट देखो बेटा कितनी है I और एरिया कितना है, तो सर्कल है, सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²। सो हम करंट की जगह रखेंगे बेटा I मल्टीप्लाई बाई एरिया की जगह रखेंगे πr²। सो पाई और r² मीन्स इस नंबर का स्क्वायर, दैट मीन्स L²/2π² मीन्स 4π²। पाई से एक पाई एलिमिनेट हो गया, मेरे पास चल बता I मल्टीप्लाई बाई L², देखते जाइए, अपॉन 4π। ये आपका आंसर IL² है। कोई ऑप्शन है सर बेटा? IL² अपॉन 2π दिख रहा भाई, मैंने थोड़ा सा विचित्र तरीके से बनाया है। तो I सिंगल है और L² IL²/2π 4π। देखो 4π दिया है बेटा, तो फोर्थ ऑप्शन चले जाओ। फोर्थ ऑप्शन देखो I अलग से दिख रहा है, IL² अपॉन 4π देखा बेटा, फोर्थ ऑप्शन। अगर उन्होंने I और L विचित्र बनाया तो कोई बात नहीं, बस आपको ध्यान रखना करंट लेंथ का स्क्वायर अपॉन 4π। सो आई होप फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो आपको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आना चाहिए। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मतलब होता है करंट और एरिया का प्रोडक्ट। किसी भी डायपोल के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल में से अगर इंडिविजुअल पोल की बात करें तो हर पोल की अपनी एक ताकत होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में हर पोल पे एक चार्ज रखा होता था, तो वैसे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव करता है वैसे मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है, वैसे कोई भी करंट कैरिंग लूप भी अपने आप में डायपोल की तरह व्यवहार करता है। देखना चाहो देख सकते हो, अगर हम फिंगर्स की कर्वेचर को करंट की डायरेक्शन में कर लें, थंब अंदर इशारा करेगा यानी ये साउथ पोल है सामने से देखने पर, तो जो बोर्ड के पीछे होगा उसे नॉर्थ पोल दिखेगा, यानी इट इज़ ए डायपोल। आगे बढ़ जाए, सवाल नंबर 22 पे आ जाए। देखिए 22 नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 22 नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, कह रहा था एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इन अ सेमी कंडक्टर। 22 नंबर कह रहा है किसी सेमी कंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है वो दरअसल वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड VB एंड CB। सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर्स में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सब VB में होते हैं, वैलेंस बैंड में। लेकिन चालन प्रक्रिया के लिए यानी कंडक्शन करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना अनिवार्य है। इन दोनों कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है उसे हम ΔEg कहते हैं। इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अच्छी बात यह है कि किसी भी सेमी कंडक्टर, एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन ही ले लेते हैं, तो इसके इस कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने का मतलब आप जैसे इसे ब्रेक करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस बैंड से मूव कर, ये एक्चुअली जैसे आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए
और फ्री हो गए मतलब एक कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अर्थात आपने बॉन्ड को ब्रेक करने में जो मेहनत करी, जो ऊर्जा खर्च करी, जो एनर्जी खर्च करी, वो केवल वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की स्थिति तक पहुंचाने के लिए करी, अतः यह एनर्जी गैप के बराबर होगी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इन अ सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। क्लियर? आगे देखें, अगला देखें प्रश्न संख्या 23 देखिए बेटा। 23 नंबर क्या कह रहा है? 23 नंबर सवाल हमारा कह रहा है इलेक्ट्रिक फैन इज स्विच्ड इन अ क्लोज रूम इन अ एयर। कह रहा हमने एक किसी कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक फैन ऑन कर दिया, बंद कमरे के अंदर। बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आपको ध्यान देना है कि किसी क्लोज रूम में एयर मॉलिक्यूल्स होंगे और आप जब कमरे में फ़ैन चलाएंगे तो फ़ैन के चलने से होगा क्या? फ़ैन जब चलेगा तो फ़ैन एयर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स को आपस में रगड़ेगा, अर्थात विस्कोसिटी के अगेंस्ट कार्य होगा। एयर की लेयर आपस में रगड़ेंगी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपस में कार्य करेंगे। भाई फैन के पास है काइनेटिक एनर्जी, तो फैन अपनी काइनेटिक एनर्जी पूरी एयर को दे रहा है, तुम भी चलो तुम भी चलो, तो सारी एयर की लेयर आपस में रगड़ेगी तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो काम होगा वो काम ऊर्जा के रूप में वेस्ट होगा, हीट के फॉर्म में। तो कमरे का जो माहौल है वो थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा, यानी हीट जनरेशन की वजह से टेम्परेचर कमरे का थोड़ा सा राइज कर जाएगा। कमरा खोल दिया फिर पंखा चलाया तो एयर का वेंटिलेशन बना रहेगा, रूम ठंडा रहेगा। कमरा बंद करके चलाओगे तो एयर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रूम हीट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? क्लोज रूम कह रहा है बेटा, तो बाहर के प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 23 का सेकंड ऑप्शन। अच्छा, ऐसा ही एक सवाल पूछा था थर्मस के बारे में कि मान लो एक आइसोलेट थर्मस है, थर्मस वाटर बॉटल, और उसको हम कस के शेक करें, हिलाएं, तो ऐसा करने से थर्मस के अंदर जो चाय भरी है या जो मिल्क भरा है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप जब थर्मस में चाय वगैरह भर के शेक करोगे तो दरअसल होगा क्या कि जो चाय है उसकी लेयर्स आपस में विस्कोसिटी के अगेंस्ट, यानी ऐसा कह सकते हो कि विस्कस फोर्स के अगेंस्ट रगड़ खाएंगी। तो जो भी हम वर्क कर रहे हैं उससे उस विस्कोसिटी की वजह से हीट का जनरेशन हो रहा है। जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देगी। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल आ जाए। 24 नंबर सवाल देखिए जरा क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल बिल्कुल धैर्य से पढ़ते रहें, इत्मीनान से पढ़ते रहिए, सीखने के दृष्टिकोण से पढ़िए। कभी भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको हर पर्टिकुलर क्वेश्चन अपने आप में एक सोल्यूशन नहीं, इट्स सेल्फ अ डिस्कशन। यानी सच तो ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठा करके डिस्कशन करना शुरू कर दें, जैसे पहला ही क्वेश्चन था हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट वाला, तो एक क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट है 1 घंटे आधे घंटे के डिस्कशन के लिए। समय सीमित है, आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन देने का उद्देश्य है हम लोग का, इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आप एक एक क्वेश्चन से परिचित होते चले, अवेयर होते चले कि किस क्वेश्चन के लिए कैसी अप्रोच रखनी है। ठीक है, खैर तो सवाल नंबर 24 पर आ जाए। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ध्यान दें इसे हम लिख के दिखा दे रहे हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इसे बेटा थोड़ा सा याद रखना है कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक ऐसी डिवाइस है जो अपने आप में मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस करती है और उन मैकेनिकल वेव की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। आपको याद होगा हमने पहले भी आपसे डिस्कशन किया है कि जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अंदर होंगी, जो हम ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते, वो इंफ्रासोनिक कहलाएगी। जो 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होगी वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और इस अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। सो या ऐसा भी कह सकते हो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन संख्या 1 सही है। क्लियर? आगे आ जाए बेटा, 25 नंबर पर आ जाए। 25 नंबर कह रहा है, इसे रफ कर रहा हूँ बेटा। 25 नंबर देखिए, कह रहा द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पॉइंट अबाउट विच द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज 0। 25 नंबर बेहतरीन सवाल। कह रहा है किसी बॉडी का एक रैंडम शेप ले लीजिए, ये शेप इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। कह रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी 0 होगी। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मास इसका कोई मतलब नहीं बनता, इस स्टेटमेंट का ही कोई मतलब नहीं भैया। जो मास है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास है, 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत। सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटी, भैया ग्रेविटी हर पॉइंट पे काम करेगी और जैसे काम करती है यहाँ भी काम करेगी, यहाँ तो ग्रेविटी भी 0 हो ऐसा ज़रूरी नहीं। सेंटर ऑफ मास पे मास मूवमेंट, अब आपको याद दिला दें, ये मान लीजिए कोई एक्सिस है, ये कोई डिस्टेंस r है और ये आपका मास m है। तो किसी मास का उसकी डिस्टेंस, यानी किसी मास का किसी एक्सिस से
परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो प्रोडक्ट होगा, यानी हम कह सकते हैं m का r के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा मास मूवमेंट। मास मूवमेंट आपने टर्म शायद सुना नहीं लेकिन इस्तेमाल जरूर किया, बताएं कैसे। अगर आपसे हम कहते हैं एक मास m1 है वो x1 y1 पर रखा है, एक मास m2 है वो x2 y2 पर रखा है, तो आप पता है क्या करते हो, कहीं सेंटर ऑफ मास कहा तो आप कहते हो सेंटर ऑफ मास बराबर यानी xcm बराबर, याद करो क्या लिखते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो m1 x1 लिख रहे हो, m1 x1 यही मास मूवमेंट है, ये मास मूवमेंट है। तो मास मूवमेंट क्या होता था, मास और एक्सिस या सेंटर से डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो जैसे देखो आप कह रहे सेंटर ऑफ मास ये है, तो सेंटर ऑफ मास ये है और सेंटर ऑफ मास, हाँ, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट अबाउट विच वैल्यू ऑफ वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मतलब सेंटर ऑफ मास पर ही सारा मास रख लो, और सेंटर ऑफ मास से पे अगर सारा मास रख लोगे तो इसी पॉइंट की इससे डिस्टेंस जीरो है, यानी सारा मास उठा के यहाँ रखा तो इस पॉइंट की खुद से डिस्टेंस जीरो। सोचो अगर r जीरो तो जो मास का मूवमेंट होगा m इंटू आर, यही बोलो बेटा कितना, जीरो। क्लियर। अरे वैसे भी समझो कि हर पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ ना कुछ मास मूवमेंट आएगा, मास का डिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट मास मूवमेंट आएगा। लेकिन जब सेंटर ऑफ मास पे पहुंचोगे तो मास मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर सारा मास रखोगे और मास की खुद से डिस्टेंस यानी सेंटर से डिस्टेंस जीरो, तो m इंटू आर जीरो आ जाएगा। सो ऑप्शन संख्या थर्ड इज करेक्ट। 25वें का तीसरा पार्ट, हालांकि बीच में डिस्कस करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे सेंटर ऑफ मास में ही डिटेल में डिस्कस किया जा सकता था। 25 नंबर का तीसरा पार्ट, 25 तीसरा, 26 नंबर सवाल आ जाओ। 26 नंबर देखिए, सवाल कह रहा 26 नंबर देखिए जरा क्या कह रहा है। 26 नंबर देखो जरा क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन एज, एक वेव का इक्वेशन गिवा है, क्या दिया, y बराबर 10 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई, डब्बे के अंदर देखो जरा क्या है, डब्बे के अंदर t बाई 0.2, राइट, 0.02 है बेटा, 0.02 0.02 लिखा है इसने, बताइए। खैर चलो कोई बात नहीं, माइनस x/20 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। ये किसी वेव का, किसी प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है, कह रहा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आप इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, y बराबर a साइन होता है ओमेगा t माइनस kx। अब ऐसा फॉर्मेट नहीं है, इसको और अच्छा लिखते हैं, ओमेगा की जगह लिखो 2π/t, इसमें लिखो 2π/T इंटू टी माइनस 2π/λ, k की जगह 2π/λ इंटू x, ऐसे भी लिख सकते हो। 2π इन्होंने बाहर लिया है, y बराबर a साइन ऑफ 2π हम भी बाहर ले लेते हैं, बचेगा स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x/λ। ध्यान से देखो t के नीचे जो नंबर आ रहा है वो कितना, 0.202, यहाँ t बोलो कितना, 0.02, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 0.02। जो भी आंसर आएगा वो किसके टर्म्स में, सेकंड में। हमसे पूछा क्या है, हमसे तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अच्छा एक बात और बेटा, अगर आपका तुरंत दिमाग काम करता है आप किसी और अप्रोच से कर सकते हैं, आप ओमेगा बराबर 2πf से कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने तरीके से निकालना, अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, मेथड सही होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड बोलो कितना हो जाएगा, 0.02 डेसिमल 2 प्लेस किसका, ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ, 2 से काटो 50, आंसर 50 हर्ट्ज। ऑप्शन संख्या पहला 26 का पहला सवाल सही है, पहला ऑप्शन सही बेटा। और देखिए अब देखिए बेटा 27 देखो, कह रहा प्रोटॉन एंड द अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम वोल्टेज। दो चीज़ें हैं, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट किया गया है। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद देम विल बी। अच्छा भाई, कह रहा एक तो प्रोटॉन और दूसरा अल्फा पार्टिकल, दोनों को सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट किया गया, यानी दोनों को मान लो रखा गया V वोल्टेज पर, पहुंचना है 0 वोल्ट पर, इसे भी रखा गया V वोल्ट पर, पहुंचना है 0 वोल्ट पर। आपको पता होगा किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर आप हाई पोटेंशियल लेवल पर छोड़ दोगे
अपने आप उसे एक ढलान मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगा, वो हाई से लो अपने आप लुढ़क के पहुँच जाएगा। ठीक, अच्छा इस दौरान वो कुछ एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी है जितनी रफ्तार पकड़ेगा। तो डे ब्रॉगली साहब का कहना था कि हर छोटा मैसिव पार्टिकल या हर मैसिव पार्टिकल अगर उसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब अगर वो डायनामिक पोजीशन पर है तो वो मैटर वेव का रिलीजन करेगा, और मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी लैम्डा बराबर h/m मल्टीप्लाई बाई v। आपने कहा सर में से और अच्छा लिख सकते हैं h/ ये मोमेंटम, मोमेंटम को लिखो 2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई मास, ये भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखो, कह रहा प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल दोनों को सेम वोल्टेज से सिलेक्ट किया गया है, मैटर वेव बतानी है। अब जरा मुझे बताओ, आपने कहा सर काइनेटिक एनर्जी क्या करें, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। चार्ज के नाम पर यहाँ प्रोटॉन का चार्ज ले लेंगे, यहाँ अल्फा का चार्ज ले लेंगे, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा v-0 दैट इज़ v, और यही हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड will increase the kinetic energy of this particular particle, so q multiplied by delta v, q multiplied by v is equal to kinetic energy। आइए ए की जगह काइनेटिक एनर्जी की जगह हम रखने जा रहे हैं बेटा चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। अब हम लेने जा रहे हैं रेशियो, फार्मूला तैयार है, अल्फा प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल, सॉरी लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, यहाँ बोलो h/√2 रहेगा। हम प्रोटॉन के बारे में लिख रहे हैं, चार्ज के नाम पर प्रोटॉन का चार्ज मान लो E प्लस का E, ठीक, वोल्टेज के नाम पर बेटा वोल्टेज मान लो V, मास ऑफ प्रोटॉन के नाम पर mp अपॉन अल्फा पार्टिकल h, तो प्लैंक कांस्टेंट वही रहेगा अपॉन √, के अंदर 2 की जगह 2 रहेगा। फार्मूले चेक कर लो, चार्ज के नाम पर प्रोटॉन के पास +1, अल्फा पार्टिकल डबल प्लस, इसका मतलब इसके पास चार्ज हो जाएगा 2e, वोल्टेज सेम रखा गया है। मास ऑफ प्रोटॉन इज एक्चुअली 4 टाइम्स, सॉरी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। लेट्स डू काटा पीटी, h से h खत्म, 2 से 2 खत्म, E खत्म, V से V खत्म, MP से MP। थोड़ी सी आप सफाई ध्यान देना, ऊपर बचा 1/, सब कट गया, 1/1/1/, नीचे देखो ये 2 बचा, ये 4 बचा, टोटल कितना बचा, रूट के अंदर 8। चेक कर ले, कोई डाउट तो नहीं बेटा? क्या ये √8 उछल के ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये बन जाएगा √8 रेशियो 1। अब ध्यान दें, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद देम, उन्होंने पहले जिक्र किया था प्रोटॉन का फिर अल्फा पार्टिकल सीक्वेंस के हिसाब से, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली √8 रेशियो 1 या 2√2 रेशियो 1। तो √8 दिया है, तीसरा ऑप्शन देख लें, 27 का तीसरा ऑप्शन सही है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़िए 28 नंबर सवाल, 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर थोड़ा सा ओरल सवाल है। 28 नंबर थोड़ा ओरल सवाल है, आइए देखते हैं 28 नंबर क्या कह रहा। 28 नंबर कह रहा बेटा, कह रहा एनर्जी इज़ नॉट कैरीड बाय, ध्यान दें जितनी भी प्रोग्रेसिव वेव होती हैं, प्रोग्रेसिव वेव किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोग्रेस करती हैं तभी उनका नाम प्रोग्रेसिव वेव है। जनरली प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन भी बेटा आपने देखा होगा, अभी पीछे सवाल सॉल्व किया था, y बराबर a sin ω_t - kx। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें टाइम के साथ साथ पोजीशन वेरी करती है, हर वक्त कहीं ना कहीं वेव प्रोग्रेस कर रही होती है। तो वेव का प्रोग्रेस करने का मतलब वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करके ले जाती है, तो प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी कैरी करके ले जाएंगी। लेकिन जो स्टेशनरी वेव होगी, कौन सी वेव? स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव किसी कन्फाइंड रीजन में एनर्जी को ले जाएंगी, सुपर इम्पोज होकर फिर ले आएंगी, फिर ले जाएंगी, फिर ले जाएंगी। तो स्टेशनरी वेव एनर्जी कहीं कैरी नहीं करती, बल्कि एनर्जी को कन्फाइंड रीजन में रखती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी इज़ नॉट कैरीड बाई, हम आंसर बोलेंगे स्टेशनरी वेव, ऑप्शन संख्या सेकंड। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एनर्जी कैरी करके ले जाती है फोटॉन्स के फॉर्म में। तो प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी प्रोग्रेसिव फॉर्म में ले जाएंगी आगे, और स्टेशनरी वेव एनर्जी कन्फाइंड रीजन में बांध के रखेंगी। खैर, सवाल संख्या 29 बहुत शानदार सवाल, सीखने लायक। 29 नंबर कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल फ्रिंज I0 है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द स्क्रीन x डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। पूरी सवाल हम बोल देते हैं, सुनना। कह रहा भैया यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सामने लगी थी स्क्रीन, यहाँ से डिस्टेंस बेटा कैपिटल D होती है, जनरल फार्मूला बता दूँ मैं आपको सारे, ये स्लिट के बीच का सेपरेशन स्मॉल d, सामने यहाँ पर बनती है सेंट्रल फ्रिंज, इससे ऊपर बनती है ब्राइट, सॉरी ये हो गई सेंट्रल ब्राइट, ब्राइट के बाद बनती है पहली डार्क, फिर ब्राइट। इस तरह के पैटर्न में ये कह रहा है यहाँ से मतलब सेंट्रल से x डिस्टेंस पर यहाँ की बात कर रहा है,
यहाँ इंटेंसिटी की चर्चा कर रहा है, यहाँ इंटेंसिटी चर्चा कर रहा है, कह रहा है यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। अगर सेंट्रल की जो इंटेंसिटी है दैट इज़ आई नॉट, चेक कर लीजिए, यही कह रहा ना, कह रहा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ बीटा, अच्छा फ्रिंज की चौड़ाई, एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, जहाँ डी कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है, स्मॉल डी स्लिट के बीच का सेपरेशन है, और लैम्डा इस्तेमाल की गई वेवलेंथ है। बोलो बेटा, ठीक। कहने का मतलब, अब एक बात आपको याद रखनी, अगर मान लीजिए आपको सेंट्रल पॉइंट की इंटेंसिटी पता, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी पता आई नॉट, तो आप किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल इंटेंसिटी, यानी एट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन स्क्रीन कैन बी रिटन एज सेंट्रल पॉइंट की इंटेंसिटी का cos स्क्वायर 5/2 टाइम्स। अगर सेम एम्पलीट्यूड के सोर्स हैं, एम्पलीट्यूड सेम तो इंटेंसिटी भी सेम। तो सेंट्रल से x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट की इंटेंसिटी, सेंट्रल इंटेंसिटी का cos स्क्वायर 5/2। अब ध्यान दें एक बात, जो फाई है वो फेज है, और फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस। धैर्य सुनना, हम आपसे कहें कि हमें डेल्टा एक्स की खोज है, अगर डेल्टा एक्स मिल जाए हम आंसर पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो देखो एक बात तो तय है बेटा कि 29 नंबर सवाल में हमको ऑप्शन दिखने सा लगा है, जैसे ऑप्शन दिखने से लगा का मतलब दूसरे तीसरे चौथे में कुछ हो सकता है, पहला तो नहीं होगा क्योंकि उसमें cos स्क्वायर नहीं। अब जरा देखो, फाई पता करते हैं, डेल्टा एक्स पता करते हैं। यहाँ से जो वेव पहुँची, यहाँ से जो वेव पहुँची, दोनों के पाथ में होगा डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है, इसे डेल्टा एक्स बोल दिया। आपको याद होगा डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी, ये वही वाला डी है, बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस बड़े वाले ट्रायंगल का। हालांकि जब डेरिवेशन करते हैं तब आता है डिटेल वाला फॉर्म, लेकिन आप इसे एज ए फार्मूला याद कर सकते हैं कि पोजीशन ऑन वाई एक्सिस अपॉन कैपिटल डी। सुनना, पाथ डिफरेंस अपॉन स्लिट सेपरेशन इज इक्वल टू पोजीशन ऑन स्क्रीन विद रिस्पेक्ट टू स्लिट स्क्रीन सेपरेशन। क्लियर है ना? यहाँ से डेल्टा एक्स बराबर ये पोजीशन, यहाँ से देखो एक्स दी गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो डी का। सुनना बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है, उठाओ उसको, कट कॉपी पेस्ट करते हैं वहाँ। फेस डिफरेंस 5 बराबर, देखो बेटा जरा 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स की क्या रखे, एक्स डी बाई डी, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। यहाँ से देखो डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये उल्टा बीटा बन गया, तो ये बन जाएगा 5 बराबर 2 पाई एक्स अपॉन बीटा। ये 5 उठाओ यहाँ रखो, आई बराबर आई नॉट, चेक करना बेटा, cos स्क्वायर 5 की जगह रखो जरा, ये जैसे रखोगे अपॉन में जो 2 आएगा उस 2 को उड़ा देगा, तो बचेगा पाई एक्स बाई बीटा। आंसर मिल गया बेटा, आंसर संख्या चौथा सही है, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो एक अच्छी बात देखिए बेटा, अगर आपको ये बेसिक ज्योमेट्री है, जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेगुलर कोर्सेज में डिस्कस करेंगे तो वहाँ बताएंगे इन सब बातों को कि ये बेसिक ज्योमेट्री का फार्मूला जो लगभग सब जगह इस्तेमाल होता है, समझते चलिए, ये तो सब जगह इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ एक और बात ध्यान देनी है, अगर आपको डिटेल डिस्कशन पता है तभी कुछ सोच पाओगे। फ्रिंज विड्थ आनी चाहिए, उसका रिलेशन तब तो वहाँ रख पाओगे। किसी पॉइंट की इंटेंसिटी निकालना आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अगर एम्पलीट्यूड सिमिलर है तो इंटेंसिटी इस टाइप की होगी, एम्पलीट्यूड अलग होंगे इंटेंसिटी अलग, आंसर आएगा। और ये फार्मूला पता होना चाहिए, कहने का मतलब कोरिलेशन तो पता ही होना चाहिए। बाकी सॉल्विंग टेक्निक कहीं ना कहीं जितनी दिमाग में चीज़ें रहेंगी, जितना वैरायटी ऑफ फार्मूला, वैरायटी ऑफ कंसेप्ट रहेगा, वैरायटी ऑफ लिंकिंग पता होगी कैसे किसको जोड़ें, उतनी जल्दी अप्रोच बन जाएगी। ठीक है, सवाल कठिन होना या सरल होना ये तय करता है कि आपके नॉलेज का स्तर कैसा है। 29 का चौथा सही बेटा, तीसरा नंबर सवाल। अच्छा एक और बात है, हर सवाल बेटा एक जैसा नहीं होगा, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होगा। क्वेश्चन में जैसी वैरायटी वैसी सोच। अच्छा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक भी बहुत सारी हो सकती है, कोई अलग टेक्निक सॉल्व कर सकता है। ठीक, हम लोग कोशिश करेंगे सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में, समय बचाते हुए। 30 नंबर सवाल देखिए बेटा, 30 नंबर कह रहा विच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। सर्किट देखे जरा क्या दिया, एक ही रेजिस्टेंस दिया बेटा 80 ओम का, लो भैया दगा दिया। पड़ोस में एक और तार गया है, ये भैया बैटरी भी लगाई इन्होंने, चेक कर ले 2.4 वोल्ट का।
अच्छा गैल्वेनोमीटर जो लगा है ये जो गैल्वेनोमीटर, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 80 ओम। अब ध्यान सुनना, कुछ नहीं सवाल कह रहा गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट जाएगी। अरे बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है बेटा, सुनना। वोल्टेज पता है, अगर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हम सबसे पहले सर्किट्स में लगा दिया करते हैं V बराबर IR। ऐसा करने से हमें मेन करंट मिल जाएगी और फिर हम मेन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो सुनो सीखो जरा सा। वोल्टेज पता कर लिया, रेजिस्टेंस देखो ये 80 पैरेलल, फटाफट सॉल्व करना। पैरेलल में रेजिस्टेंस उल्टा होकर जुड़ता है, इन्वर्ट होकर जुड़ता है। तो 1/80 1/80 2/80 2/80 मीन्स 1/40 और 1/40 का मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ गया इन दोनों का मिलाकर के 40। ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया 40, ये 40 ओम। अच्छा इस पूरे कॉम्बिनेशन 40 के साथ ये वाला कैसा है? आपने कहा सर सीरीज में है, तो 40 + 80 इज इक्वल टू 120। सो वोल्टेज, हाँ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया यार, समझ पाए बेटा। ये 40, ये दोनों कॉम्बिनेशन 40, 1/80 1/80 1/40 और ये 40 इसके साथ सीरीज में, देखो सीरीज में, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो गया 120। ठीक है भाई। आप जरा देखो, V बराबर IR, वोल्टेज बोलो बेटा 2.4 वोल्ट बराबर I पता करना है, I पता करना है, I बोलो नहीं पता। रेजिस्टेंस बोलिए कितना बेटा 120, डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ाइए, नहीं समझे? अरे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 24 × 24 24 × 5 120, एक और 0। I बराबर 1/50, 1/50 का मतलब 0.02। आप देखो जरा एम्पियर, तो 0.02 निकला, 0.02 0.02 0.02 0.02। इधर बोलो, इधर बोलो। आपने कहा सर करंट जैसे यहाँ आएगी, करंट सेलेक्टिव नेचर की होती है, जहाँ रेजिस्टेंस जैसा वैसी जाती है। दोनों में रेजिस्टेंस बराबर बराबर, 80 यहाँ भी 80 यहाँ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 0.02 में से 0.01 यहाँ से और 0.01 यहाँ से, तो इससे कितनी करंट जाएगी 0.01 एम्पियर। ऑप्शन देख लीजिए, 30 नंबर सवाल, ऑप्शन संख्या 4 सही है, 4 सही है। क्लियर? अब देखिए बेटा, रफ कर दूँ इसे रफ कर रहे हैं। इसे रफ कर रहे हैं। अब देखिए बेटा 31 नंबर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ गैस कंटेन्ड बाई क्लोज कंटेनर 1 डिग्री, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाई दिस मच, इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। बेहतरीन सवाल, जब भी कभी प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज की बात करें तुरंत दिमाग में लाइए सबसे बेस्ट इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक। अब वो कह रहा है क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आप इसे लिख सकते हो P बराबर समथिंग कांस्टेंट टाइम्स ऑफ T। अब इसका परसेंटेज स्केल बनाओ, कैसे बनाओगे? आप कहोगे अगर इसमें चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, तो इसका फ्रैक्शनल चेंज बोलो कैसा होगा? इसका फ्रैक्शनल चेंज होगा डेल्टा P बाई P मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर K टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ, ठीक है, डेल्टा T बाई T इंटू 100। अच्छा कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल बनाओगे 0 आ जाएगा। इसका चेंज बोलो डेल्टा T बाई T मल्टीप्लाई बाई 100। अब जरा देखिए ये कह रहा है अगर प्रेशर में 4% की बढ़त करी गई, ये जो नंबर है अगर ये 4% है, सॉरी 0.4%, तो ये परसेंटेज एक्सप्रेशन इसमें 0.4 लिखो, इज इक्वल टू डेल्टा T टेम्परेचर कैसा कर कह रहा क्लोज कंटेनर यानी वॉल्यूम कांस्टेंट वाले कंटेनर का टेम्परेचर हमने कितना चेंज करा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। इसका मतलब डेल्टा T की जगह 1 डिग्री सेल्सियस लिख लो। इनिशियल टेम्परेचर T पता नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100। अरे भैया केवल आइडियल गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट था उसके बाद बची हुई इक्वेशन में परसेंटेज चेंज जैसा एक सिस्टम लगा दिया। T को ले जाओ ऊपर, 0.4 को नीचे, तो T बराबर बेटा 100 अपॉन 0.4, डेसिमल हटाओ 0 बढ़ाओ, काटो जरा कितना आएगा 250 केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में आएगा क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में हम टेम्परेचर केल्विन में लेके चलेंगे। ठीक है बेटा। एक्चुअली टेम्परेचर का चेंज जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस है।
आप चाहे आंसर केल्विन डिग्री सेल्सियस में हो सकता था, देखना कैसे। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ बेटा? टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस में, हालांकि 1 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज होता है वो 1 केल्विन के चेंज के बराबर, चेंज बराबर होता है। स्केल्स बराबर नहीं होती, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस चेंज 1 केल्विन चेंज के बराबर है। तो जो टेम्परेचर है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से केल्विन में ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, सही, कोई दिक्कत नहीं। डन। अब जरा देखिए, अच्छा एक और बात है, मान लो कहीं ना कहीं दिमाग में एक रफ टेक्निक बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में भी आ सकता है कि ये मामला केल्विन में नहीं, हमने डिग्री सेल्सियस में चेंज ले लेते तो इनिशियल टेम्परेचर सेल्सियस में था, अगर सेल्सियस में था तो 250 सेल्सियस, आंसर सारे केल्विन में दिए हैं, तो 250 प्लस 273 करोगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा कि लास्ट में 0 नहीं आएगा, सारे ऑप्शंस में 0। इसका मतलब केल्विन वाला टेक्निक सही है, ये हमने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए चेक किया है। 31 नंबर का दूसरा पार्ट सही है, चेक कर ले। ठीक है, 32 नंबर सवाल ओरल सवाल, कम्युनिकेशन सिस्टम का। आपने अपने लैपटॉप वगैरह में जब भी कभी इस्तेमाल किया होगा तो आप मॉडेम लगाते हैं, मॉडेम। अब तो खैर मॉडेम वाला सिस्टम भी खत्म होता जा रहा। पहले सिम का जो है मॉडेम में इंसर्शन कर लेते थे, अब तो वाईफाई वाला सिस्टम हो गया, मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर लेते हैं, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में डिमॉड्यूलेशन इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ। हम थोड़ी सी सारी बातें बता देते हैं आपको, थोड़ी सी सारी बातें बता देते हैं ताकि आप जो है बढ़िया से बातें दिमाग में रखो। देखो कैसे, जैसे 32 नंबर सवाल क्या कहता है, 32 नंबर कह रहा है डिमॉड्यूलेशन एसेंशियल फीचर। सबसे पहले ट्रांसमीटर, ऑप्शन पढ़ते जाओ। ट्रांसमीटर का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, सिग्नल्स को ट्रांसमिशन के काबिल बनाना। ठीक, ये हो गया। रिसीवर का मतलब होता है रिसीव करना। अब देखो, आपका एक एंड सेंडर एंड होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा सेंडर एंटीना है और ये तुम्हारा रिसीवर एंटीना है। तो आप यहाँ से सिग्नल जो भेज रहे हो, यहाँ से आप मॉड्यूलेट करके भेज रहे हो। मॉड्यूलेट का मतलब होता है आप अपने सिग्नल में उनको चलने के काबिल बना के, सिग्नल तो जैसे मैंने वॉइस सिग्नल हमने बोला कुछ, हमने यहाँ से कोई फ़ोन पे आवाज़ बोली, रिसीवर उधर सुनने को तैयार। अब जब वो सुनेगा तो हमारी आवाज़, भाई 200 किलोमीटर किसी फ़ोन में बात हो रही, हमारी आवाज़ एज इट इज़ नहीं पहुँचेगी। यहाँ से वहाँ तक जाते जाते किसी भी डिवाइस से ले जाओ, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, हमारी एनर्जी रास्ते में डिसिपेट हो जाएगी। तो किया क्या गया कि हमारी एनर्जी में हमारी वेव हो गई सिग्नल वेव, इसमें कैरियर वेव मिला दो। अब मिला करके फिर इसे भेजो। कैरियर वेव क्या करती है, कैरी करने का काम करती है, वो सिग्नल की एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे, ऐसा समझ लो रफली। तो यहाँ से मॉड्यूलेट करके, मतलब सिग्नल प्लस कैरियर मिलाना मॉड्यूलेशन कहलाता है, मिला के भेजा। और यहाँ जब पहुँचेगा रिसीवर एंड पे, ये सेंडर एंड है, रिसीवर एंड पे क्या होगा, इनको अलग अलग किया जाएगा, सिग्नल अलग कैरियर, भाई इसने मिला के भेज दिया खिचड़ी। अब यहाँ जब पहुँचोगे तो फिर अलग अलग कर लेंगे, तो मतलब कि वेव सिग्नल वेव अलग और कैरियर वेव अलग कर लेते हैं। तो टेक्निक ऑफ bifurcating या separating signal and carrier is called demodulation and it is an essential feature of receiver end. ये रिसीवर का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, रिसीवर इनको अलग अलग करके देखेगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं। सो ये रहा हमारा 32 नंबर सवाल का दूसरा ऑप्शन सही, कि डिमॉड्यूलेशन एक एसेंशियल फीचर है, किसका है, रिसीवर का है। आगे देखिए 33 नंबर सवाल, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलो बेटा, कह रहा है देयर 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस हैव बीन कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। कह रहा है 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, आपको ए और बी के ई बीच इक्विवेलेंट बताना है। देखना आसान सवाल, ये ए एंड है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, सॉरी और जगह ज़्यादा ले ली, तीसरा रेजिस्टेंस, और ये हमारा बी एंड है। और कनेक्शन कैसे किया है, ये एक कनेक्शन ऐसा है, एक कनेक्शन ऐसा, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, आर आर आर। ठीक है, इन पॉइंट्स का नाम दिए सी पॉइंट, डी पॉइंट। सीरीज पैरेलल कैसे पहचानते हैं, हम कहते हैं अगर एंड बाय एंड कनेक्टेड है ये सीरीज है, लेकिन अगर इसके एक एंड, इसे फोल्ड करके नीचे लगाओ ऐसे, अगर किसी 2 वायर्स के एक एक एंड एक पॉइंट पर और दूसरे एंड एक दूसरे पॉइंट पर लगे हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कहते हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर हम इस पॉइंट पर ध्यान दें तो इस पॉइंट को अगर हम 1 नंबर मान लें या इसका वोल्टेज 10 वोल्ट मान लें, तो अगर ये पॉइंट 10 वोल्ट पर है तो ये कंडक्टिंग वायर रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप नहीं होगा, ये वाला पॉइंट भी 10 वोल्ट पर होगा। ठीक, सिमिलरली अगर इस वाले एंड पर ये वाला वोल्टेज 0 मान लें
तो ये 0 पर है, तो ध्यान से देखो कंडक्टिंग वायर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ये भी 0 पर होगा, सी पॉइंट। अब मेरी बात समझिए, 10 वोल्ट या ऐसा कह सकते हो इस रेजिस्टेंस का, अब चल रहे समझ रहे हैं, ए पॉइंट, इस रेजिस्टेंस का एक एंड 10 वोल्ट पर, इस रेजिस्टेंस का एक एंड 10 वोल्ट पर, ये 10 वोल्ट है, और इन दोनों रेजिस्टेंस के भी एक एक एंड 10 वोल्ट पर। इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड 0 पर, इन दोनों रेजिस्टेंस के भी दूसरे एंड 0 और 0 पर। चेक कर ले कैसा कॉम्बिनेशन निकल आया, ये आपका बी पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रख सकते हो, फोटो याद रखोगे तो आर 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 अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो रेजिस्टेंस बोलो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर पैरेलल में इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो आर 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 ये हो जाएगा 3R यानी 3/R। सो आर इक्वल बेटा R/3 इन टर्म्स ऑफ ओम। ऑप्शन संख्या चेक करो बेटा जरा, ऑप्शन नंबर कौन सही आ रहा, तीसरा नंबर सही, इतना नोट कर ले। ठीक है बेटा, अब आ जाए 30, ये कौन सा था बेटा, 33, 34 पे आ जाए, 34 नंबर देखिए, 34 नंबर, इसमें स्टेटमेंट पढ़ना, फटाफट हिंट कर रहे हैं। 34 नंबर सवाल, क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम उल्टा ऑप्शन पढ़ते हैं, चौथा नंबर पहले देखिए कौन कौन से बिल्कुल सही दिख रहे हैं। आइडियल वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, सही बात है, आइडियल वोल्ट मीटर किसी सर्किट में वोल्टेज मेजरमेंट के लिए काम इस्तेमाल किया जाता है, और गैल्वेनोमीटर में अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वायर सीरीज में ऐड कर दो तो वोल्टमीटर बन जाता है। तो लास्ट स्टेटमेंट सही है। तीसरे की बात करें तो कह रहा है आइडियल अमीटर है 0 रेजिस्टेंस, सही बात है, अमीटर में रेजिस्टेंस ना के बराबर होगा तो मैक्सिमम करंट उससे पास करेगी, और अमीटर का पर्पस ही होता है मैक्सिमम करंट को मेजर करके हमें बताना, ये भी ठीक है। सेकंड नंबर आ जाओ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, द करंट पासेस प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्शन कपल वेराज मैग्नेट इनसाइड प्रोड्यूसेस रिस्टोर। देखो ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है कि दरअसल जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर 2 फिक्स मैग्नेट्स होते हैं नॉर्थ साउथ, बीच में सिलेंड्रिकल कॉइल, एक्चुअली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर वायर की रैपिंग होगी ऐसे, रेक्टेंगुलर रैपिंग, इसमें करंट आएगी और करंट बाईपास हो जाएगी, और यहाँ ये नीडल लगी भाई, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें नीडल लगा दिया, तो होगा क्या कि जो मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नॉर्थ साउथ के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है, बहुत ध्यान सुनना, नॉर्थ साउथ के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर, इस करंट कैरिंग कॉइल है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क क्रिएट करेगी तो घुमाएगी। नीचे स्प्रिंग स्ट्रक्चर होता है और स्प्रिंग स्ट्रक्चर इसके घूमने पर इसको रिस्टोर करेगा, वापस उसी पोजीशन पर ले आएगा, इसमें गलत लिखा है। सेकंड नंबर कह रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द करंट प्रोड्यूस डिफ्लेक्टिंग कपल्स, करंट जो है डिफ्लेक्टिंग कपल्स प्रोड्यूस करे, लेकिन करंट खुद थोड़ी डिफ्लेक्टिंग कपल प्रोड्यूस करेगी, करंट तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्टिंग कपल प्रोड्यूस करेगी, और रिस्टोरिंग करेगा स्प्रिंग, जबकि यहाँ लिखा हुआ है वेरएज द मैग्नेट इनसाइड प्रोड्यूसेस रिस्टोरिंग कपल। अरे अंदर का मैग्नेट रिस्टोरिंग कपल थोड़ी, ये तो मूविंग टॉर्क देता है, रिस्टोरिंग कपल कौन प्रोड्यूस करता है, स्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। तो ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट इसका नहीं करेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला सही है, क्योंकि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जो कॉइल करंट होती है वो जो है क्या कह सकते हैं आप, टॉर्क प्रोड्यूस करती है घुमाने के लिए, और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो उसको रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि स्टेटमेंट भी बिल्कुल सिमिलर लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो 34 में पहला सही है, तीसरा सही, चौथा से दूसरा गलत है स्टेटमेंट। रफ किए दे रहे आप जरा देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, इसीलिए कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स को भी बहुत डिटेल पढ़ें। अब देखो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि कंटेंट बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस क्राइटेरिया बहुत बढ़िया है, इसलिए चूँकि आप न्यूमेरिकल की अप्रोच तक घुस जा रहे हो, और थ्योरी में थ्योरी की देखो कितनी डेप्थ पूछी गई, तो पढ़ते रहिए। अब देखिए बेटा 35 नंबर देखिए, अब देखो ये भी खतरनाक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, शकल से लग रहा है। कह रहा है व्हेन देयर इज एन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेज एट लो प्रेशर द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड कैथोड ग्लो, इसे फैराडेज डार्क स्पेस कहते हैं, याद रखना। 35 नंबर का पहला पार्ट सही है, कैथोड और कैथोड ग्लो, ये कैथोड और एनोड के बीच में जब चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है
तो यहाँ फ्लोरेसेंस आती है, चमक आती है। तो कैथोड और कैथोड ग्लो के बीच का जो स्पेस होता है इसे फैराडेज डार्क स्पेस कहते हैं। पहला ऑप्शन से तुम्हें याद रखना है, ठीक है भाई। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल डिस्कस करने लायक नहीं बेटा, ये केवल एक सिंगल नेम है। रफ किए दे रहे, रफ किए दे रहे। और देखिए ज़रा 36 नंबर, 36 नंबर कह रहा पार्टिकल 10 kg का मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिवन एज टाइम, तो एट द एंड ऑफ 4 सेकंड फोर्स कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कहती है एक पार्टिकल है ये, इसका जो मास है दैट इज गिवन एज 10 kg, इसका मास 10 किलो है, 10 किलो का मास है। और इसका जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन वेरिएशन है, एक्स बराबर वो दिया गया, एक्स बराबर टी क्यूब माइनस 2t माइनस 10। कह रहा एट द एंड ऑफ t बराबर 4 सेकेंड, जब चौथा सेकंड खत्म हो रहा है तो आपको इस पर फोर्स बताना। देखना बार समझो, फोर्स हमारे हिसाब से होता है F इज इक्वल टू ma, हम सिंपल बात बता रहे हैं। फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मास तो दिया है, एक्सेलरेशन नहीं पता, आओ पता करते हैं। चेक करो वेलोसिटी क्या होती है। आपने कहा सर पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वेलोसिटी बराबर dx अपॉन dt, करो डिफरेंशिएट, डायरेक्ट कर दे। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर, पावर बिकम्स कॉफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड बाई 1 माइनस 2, t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये बना वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करो डिफरेंशिएट, 3 दूनी 60, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक्सेलरेशन, ये तो एक्सेलरेशन एट टाइम आ गया। हम तुमसे पूछे एक्सेलरेशन एट t बराबर 4 कितना होगा, तो t की जगह 4 प्लेस करो, 4 सेकंड पे चाहिए, तो 6 × 4 दिस कम्स आउट टू 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है फोर्स, फोर्स बराबर मास 10, एक्सेलरेशन 24, रिजल्ट कम्स आउट 240 न्यूटन। 240 न्यूटन। चेक कर ले, ऑप्शन संख्या सेकंड बेटा, ऑप्शन संख्या सेकंड, ठीक है, रफ कर दे रहे बेटा। ऑप्शन संख्या सेकंड, 36 नंबर हो गया। 37 नंबर सवाल, 37, डे ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इज 927 डिग्री सेल्सियस लैम्डा, तो 27 डिग्री पर कितनी होगी, याद करो। डे ब्रॉगली वेवलेंथ होती है लैम्डा, और लैम्डा बराबर h अपॉन p, या लैम्डा बराबर h अपॉन mv, या लैम्डा बराबर जितने फार्मूला लिख डालो सब, अंडर रूट ऑफ मोमेंटम को लिखो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, या लैम्डा बराबर h अपॉन, सब बनाते चले जाओ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। तो 2 बेटा मास की जगह, अच्छा काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी है तो टेम्परेचर रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, जहाँ k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, m मास है, ठीक है भाई। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 kT। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, h कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, m न्यूट्रॉन ही दोनों केस में है। पहला कह रहा है 927 पे, 927 डिग्री सेल्सियस पे जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और फिर 27 पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर वेवलेंथ क्या होगी ये पूछ रहे, तो उसको लैम्डा डैश मान लो, नई वेवलेंथ लैम्डा डैश। तो ध्यान से सुनना, हमसे लैम्डा पूछ रहा है और टी का हिंट दिया है, टेम्परेचर का हिंट दिया। अच्छा यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस्तेमाल होगा, केल्विन वाला। हमने क्या किया, हमने लिखा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, एक ही केस है, न्यूट्रॉन है, ये कांस्टेंट, तो टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √T, सो लैम्डा 1 √T1, लैम्डा 2 उल्टा इन्वर्सली √T2, मिलाओ दोनों बातों, क्या इसे लिख सकते हो √T2 अपॉन T1। अरे भैया एक बार 2 फार्मूले लिख लो, डिवाइड कर लो, आराम से काटा पीटी कर लो, तब भी यही बात आएगी। तो लैम्डा 1 लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा डैश नहीं पता, बराबर T2 दूसरा टेम्परेचर कितना है 27, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 27 + 273 दैट इज 300, रूट के अंदर है बेटा, अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा डैश, T2 वो रखा, केल्विन में कन्वर्ट करके 273 ऐड करके 273 ऐड करके, और इसे T1 कहोगे, T1 में 273 ऐड करोगे बन जाएगा 1200। चेक कर ले,
0.00034 जा 1/√4 कितना बन जाएगा 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो जरा लैम्डा डैश बराबर 2 लैम्डा। सो नई वेवलेंथ पुरानी वाली का दुगना होगी। बोलो भैया है कोई ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही बेटा, 37 का तीसरा। चेक करें, रफ कर दे बेटा। अगले पे आ जाओ, अगले पर देख लीजिए बेटा। 38 नंबर सवाल आ जाओ। 38 नंबर आओ। कह रहा बॉडी ऑफ मास kg इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस √3 मीटर पर सेकंड। चलो भाई बॉडी बनाओ। ये भैया 5 किलो की एक बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, डन। एंड अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, दूसरी बॉडी 10 kg, सही है। ये कहाँ जा रही है? वाई एक्सिस। कितनी रफ्तार से? √3 मीटर पर सेकंड। ये ऐसे जा रही, ये ऐसे जा रही, ठीक। दे कोलाइड एट ओरिजिन एंड स्टिक टुगेदर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास। दे कोलाइड एट ओरिजिन पर ये कोलाइड करी, यहाँ कोलिजन हुआ। अब जो कंबाइंड मास सिस्टम, ये ऐसे आए, ये भिड़े और कोलाइड हो गए। आपने कहा सर इन इलास्टिक कोलिजन है। खैर कोई भी कोलिजन हो, हम तो एक बात जानते हैं, कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिखना। अच्छा एक बात और देखो, ऑप्शन भी देखते चलो। तो ऑप्शन में वेलोसिटी जो दी गई है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में दी गई है। चलो मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे, है ना। तो फाइनल इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा। अच्छा बताओ ये मोमेंटम कितना? इनिशियल मोमेंटम इसका प्लस इसका बराबर फाइनल मोमेंटम कंबाइंड मास का। इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 5 दूनी 10, डायरेक्शन आई कैप 10 आई कैप, चेक करना बेटा, प्लस 10 इंटू √3 डायरेक्शन जे कैप, सॉरी जे कैप। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। इधर लिखने जा रहे हैं फाइनल मोमेंटम। दोनों मास स्टिक कर गए, दोनों मास स्टिक करके मतलब मास कंबाइन हो गया 10 + 5 = 15। वेलोसिटी का आता पता नहीं, वेलोसिटी का पता है। कंबाइंड मास सिस्टम की वेलोसिटी कैसी होगी, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। खैर इसे उठाओ, डिवीजन भेजो, तो बन जाएगा 10 आई कैप अपॉन 15। या ऐसा कर ले, ऐसा कर ले बेटा, 10 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप अपॉन 15 नीचे ले आओ, बराबर वेलोसिटी वेक्टर। अब सुनो, वेक्टर में तो आंसर दिया नहीं, आंसर तो मैग्नीट्यूड में दिया है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है। क्या करें? आई के कोएफिशिएंट का, अच्छा ये 15 तो न्यूमेरिक नंबर है, इसको तो पहले अलग रख लो। ऐसा कर सकते हैं, आपको दिक्कत, चाहे आप अलग अलग करके कर लो आंसर, चाहे जो कांस्टेंट नंबर हुआ अगर उसको पहले अलग कर लो, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकालो वेक्टर तरीके से। आई के रूट के अंदर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3 300, 300 और 100 कितना बेटा 400। सॉरी ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 400 बाहर आएगा 20/15, काटा पीटी करोगे 5 चौको 20, 5 3 15 मीटर पर सेकंड, 4/3 मीटर पर सेकंड, 4/3 मीटर पर सेकंड। मिला बेटा तीसरा पार्ट, 38 का तीसरा पार्ट। मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल, इनलास्टिक कोलिजन का सवाल, वेक्टर का बेहतरीन एप्लीकेशन। रफ कर दे बेटा 4 बजे। डायरेक्शन निकाल सकते हो आप, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। 39 नंबर सवाल बेटा, 38 हो गया, 39 चलते हैं। 39 नंबर सवाल, 39 नंबर चेक करें भाई, चेक करें 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट K इज कट इनटू द 2 पीसेस सच दैट 1 पीस इज डबल द लेंथ ऑफ अदर। कह रहा भैया ये स्प्रिंग है, ये लीजिए, स्प्रिंग इज कट इन सच दैट 1 पीस इज डबल ऑफ द, मतलब इसका मतलब पता है, इसको ऐसे काटा है 2 पार्ट्स में कि एक पीस का जो लेंथ है वो दूसरी पीस की लेंथ का 2 गुना है, मतलब ये 2:1 में काटा है। अब एक बात और बताते हैं आपको हम याद रखने के लिए, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मान लीजिए स्प्रिंग की लेंथ कितनी थी L, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा कितना था K। इसके करे आपने 2 टुकड़े, एक टुकड़ा दूसरे का दुगना यानी 2:1। अब देखो जब भी कभी रेशियो किया जाए
प्रीवियस लेंथ पता हो तो हर टुकड़े की लेंथ पता कर सकते हो। कैसे? जो रेशियो है उसे ऐड करो, 2 + 1 = 3, इसमें डिवाइड करो L/3, L/3। कहने का मतलब टोटल लेंथ को सम ऑफ रेशियो 2 + 1 से डिवाइड कर दिया, जिधर जितना रेशियो था वो मल्टीप्लाई, यहाँ 2 रेशियो था 2L/3, ये 1L/3, खत्म। अरे भाई हमसे कोई कह दे कि हमने एक स्प्रिंग थी ऐसे, इसका लेंथ L था, स्प्रिंग कांस्टेंट के था, इसके 2 टुकड़े करे, एक टुकड़ा 2, एक टुकड़ा 3 रेशियो में, एक टुकड़ा दुगनी लेंथ का, एक 1/3, मतलब ऐसा कहते कि इसके और इसके टुकड़े करे 2, एक 2 मीटर का है, एक 3 मीटर का है, ठीक है। अब इसके टुकड़े कैसे करोगे? तो आप रेशियो का सम करिए, 2 + 3 = 5, तो एक लेंथ हो जाएगी 2L/5 और एक हो जाएगी 3L/5। क्लियर? अब देखो जरा, अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट उल्टा होता है लेंथ का, तो सोचो लेंथ कितनी हो गई 2/3, चेक करो इसको। अरे भैया यहाँ लेंथ L थी, ये लेंथ हो गई L का 2/3, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा उल्टा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 3/2 के, इसका उल्टा। सुनो फिर से, L लेंथ थी, L का 1/3 हो गया, तो जो L पे इफेक्ट आएगा उसका उल्टा इफेक्ट K पे, तो अगर L 1/3 हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट K 3/1 हो जाएगा, यानी L अगर आधा के दुगना, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, कह रहा था लॉन्ग पीस हैव फोर्स कांस्टेंट, तो बड़ी वाली जो पीस है, ये बड़ी पीस है 2 रेशियो वाली, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3/2 के हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सेकंड करेक्ट है बेटा, 39 नंबर का। अच्छा सवाल है ये, आपको वर्क पर एनर्जी भी कहीं कहीं मिल सकता है, कहीं कहीं आपको SHM में तो स्पेशली मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग लेंथ का इस्तेमाल होता है। 40 नंबर सवाल। 40 नंबर देखिए बेटा, 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये रहा 40 नंबर, कह रहा 2 लेंस हैं, उनकी पावर, एक नेगेटिव पावर है, कॉमन सेंस की बात है कि एक जो है मेरे हिसाब से कनकेव नेचर का होगा, -15 डायोप्टर, ये पावर नंबर 1 है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि लेंस कॉन्वेक्स हो लेकिन उसकी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, तब भी वो कॉन्केव बिहेवियर रखेगा। खैर हमने मान लिया कि लेंस -15 का डायोप्टर का है, जो कि कॉन्केव यानी कि डाइवर्जिंग नेचर का है, उसकी डाइवर्जिंग की पावर नेगेटिव होती है, याद रखना है ना। पावर कॉन्वेक्स कॉन्केव के हिसाब से नहीं पढ़ोगे, पावर पढ़ोगे जो डाइवर्जिंग नेचर का होगा उसकी पावर नेगेटिव होगी, जो कन्वर्जिंग नेचर का होगा उसकी पावर पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, रेस को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, तो पॉजिटिव पावर का होगा। खैर तो हमारे पास 2 लेंस है, क्या 2 लेंसेज आप -15 डायोप्टर, और दूसरा लेंस कितने का है, दूसरा लेंस कितने का, P2 = +15 डायोप्टर। चेक करते चले, कह रहा आर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, फोकल लेंथ ऑफ 2 lenses of power -15 डायोप्टर एंड +15 डायोप्टर आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड करोगे तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू पावर ऑफ 1 प्लस पावर ऑफ 2, ऐसे मान लीजिए। और देखिए इस बात का मतलब एक्चुअली रिजल्टेंट फोकल लेंथ एफ कॉम्बिनेशन होती है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1/f2, जहाँ x दोनों के बीच का गैप होता है। ये कह रहा कॉन्टेक्ट में रखा है तो गैप खत्म, तो ये वाला पार्ट 0। फोकल लेंथ का उल्टा पावर, फोकल लेंथ का उल्टा पावर, फोकल लेंथ का उल्टा पावर, तो 1/f कॉम्बिनेशन इज p कॉम्बिनेशन, 1/f1 p1, 1/f2 p2, सो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू p1 कितनी बेटा -15 डायोप्टर, p2 कितनी बेटा +15 डायोप्टर, दोनों कैंसिल, 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर का मतलब पता है क्या हुआ कि अगर फोकल लेंथ की बात करें तो इनफाइनाइट फोकल लेंथ इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब प्लेन ग्लास शीट की तरह व्यवहार करेगा ऐसा। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दोगे इन कॉन्टैक्ट तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि अपने आप में प्लेन ग्लास शीट जैसा व्यवहार करेगा। अरे भैया ये डाइवर्ज करेगा, ये उतना ही कन्वर्ज कर लेगा। तो 2 lenses ऑफ पावर -15 एंड +15 आर इन कॉन्टैक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, तो बेटा फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन गोज टू इनफाइनाइट। अरे भाई इसमें तो ऑप्शन ही नहीं सही है, आप अलग से लिख लें कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर 0 आ गई है तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी बेटा, ये एक प्लेन ग्लास शीट की तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन गड़बड़ है, अलग से एक ऑप्शन लिख लो इनफाइनाइट, ये सही है, अनंत हो जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, इतना पहले नोट करिए। ठीक, 1-2 सवाल और करते हैं। 41
देख लो, अगले वाले लेक्चर के लिए कम हो जाएंगे। 41 देखो, 41 देखिए, 41 देखो बेटा, 41 नंबर सवाल। आइए जरा, कैन एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ द साउंड विद 1/5 ऑफ द वेव वेलोसिटी, with velocity 1/5 of the velocity of sound, what is the percentage increase in apparent frequency? सुनो, ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ये रहा आपका ऑब्जर्वर, ये रहा आपका ऑब्जर्वर, ये रहा आपका ग्राउंड, और इधर आप मान लीजिए ये आपका मान लीजिए सोर्स है, ये साउंड निकाल ला, ये सोर्स है आपका। अब सुनना, एन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स, सोर्स स्टेशनरी है तो सोर्स की स्पीड कितनी, 0। ऑब्जर्वर मूविंग है कितने से, अगर साउंड की स्पीड को v मान ले तो v के 1/5 से मूविंग है टूवर्ड्स। ऑब्जर्वर नज़दीक जा रहा, जिधर भोंपो बज रहा है, इधर आवाज़ आ रही है, उसकी तरफ जा रहा, ज़्यादा सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी अपीरेंट, n फ्रीक्वेंसी को अगर n मान ले तो n अपीरेंट कहीं f माना जाता है, कन्फ्यूजन। n अपीरेंट बराबर n रियल, डब्बे के अंदर ऊपर लिखते हैं v प्लस माइनस vo, नीचे लिखते हैं v प्लस माइनस vs। सुनो, फार्मूला रटेंगे नहीं, बनाएंगे अभी, तुरंत बनाएंगे, चेक करें। आभासी आवृत्ति, सुनो, असल में मान लो ये निकाल रहा कोई फ्रीक्वेंसी n, ये n निकाल रहा, अगर ये दोनों अपने आपस में अपनी पोजीशन पर खड़े रहे, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, सापेक्ष गति ना हो, तो जितनी फ्रीक्वेंसी निकालेगा उतनी इसको सुनाई देगी। लेकिन ये इसकी तरफ मोशन कर रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ के सुनाई देगी, यानी इसको फ्रीक्वेंसी आभासी सुनाई कुछ और देगी, निकलेगी यहाँ से कुछ और, निकलेगी 100 वर्ड, सुनाई देगी 102 वर्ड, ऐसा कुछ होगा। तो आभासी जो उसको सुनाई देगी वास्तविक फ्रीक्वेंसी का इतने गुना होती है, जहाँ ये v स्पीड ऑफ साउंड है, v स्पीड ऑफ साउंड है, तो ये स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है, प्लस माइनस रहेगा। vo ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, vo किसकी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। अब देखो vs क्या है, सोर्स की वेलोसिटी, चेक करते चलिए, ठीक है भाई। तो v स्पीड ऑफ साउंड है। अब देखिए हमें करना क्या, हमें तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन की वजह से इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई कुछ और देगी, तो हमने कहा अपीरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n। अच्छा, v स्पीड ऑफ साउंड है। अब प्लस माइनस का इस्तेमाल, हम अलग से फार्मूला नहीं रटेंगे, हम तो ये बना लेंगे। कैसे, सोर्स कैसा है, स्टेशनरी, तो सोर्स का मामला 0, ये खत्म। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा, सोच के देखो जरा, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा तो क्या उसे फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देगी, और अगर बढ़ के सुनाई देगी तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी रियल से ज़्यादा होगी। ये नंबर बड़ा करना है, ये नंबर बड़ा करना है, तो किसी नंबर को अगर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर बड़ा हो जाएगा, यानी ये नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। किसी नंबर के 1 से बड़े होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, ये नंबर बड़ा तब होगा जब प्लस साइन का इस्तेमाल करोगे तो माइनस खत्म। ये फार्मूला बन के तैयार, अब रखने जा रहे हैं इसमें। सो एन अपीरेंट इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी कितनी इसने निकाली, n, डब्बे के अंदर साउंड की स्पीड v प्लस ऑब्जर्वर की स्पीड साउंड का 1/5, ऐसा क्वेश्चन कह रहा v/5 अपॉन v। चेक करिए जरा, n अपीरेंट चेक करना बेटा, ओरली आंसर आ जाएगा। n यहाँ देखो v प्लस v/5 इज इक्वल टू 6v/5 अपॉन v। लेट्स डू काटापीटी, ये v से v कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी जो आ गई n, दैट इज 6 टाइम्स 6/5 टाइम्स, और 6/5 का मतलब हो गया 1.2n। अब लॉजिक लगाओ कि दरअसल जो उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का 1.2 टाइम। लॉजिक समझो, अगर 1.5 होता 1.5 गुना 50% बढ़ गई, 1.2 टाइम्स मतलब वो जो ओरिजिनल है वो तो सुनाई दी, प्लस 0.2 और सुनाई दी, इसका मतलब 20% बढ़ गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज कहते हैं, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज का एक यूनिवर्सल फार्मूला हमेशा लगने वाला, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। तो बताओ फाइनली उसको सुनाई कितना दिया, 1.2n। इनिशियली निकली कितनी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है n, विद रिस्पेक्ट टू n मल्टीप्लाई बाई 100, n कैंसिल। अब जरा देखो 1.2 में से 1 निकल गया, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर 20%। तो जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वर के सोर्स की तरफ मोशन से उसको 20% फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई दे रही, यानी वो 20% वेव्स को ज़्यादा ग्रैप्स करेगा। सपोज करो अब सोर्स ने निकाली 100 वेव्स, तो ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ दौड़ गया v/5 से, तो इसका मतलब 100 तो सुनेगा ही सुनेगा, प्लस पर सेकंड 20 वेव्स और कवर कर लेगा, 120 सुनाई दे। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, 20%, चौथा ऑप्शन सही।
फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर ले। आ जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, इसे रफ कर दे बेटा। 42 नंबर, 42 नंबर, चेक करिए। कह रहा फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ द फ्लक्स एसोसिएटेड इज फाई, इफ एडिंग 75 माइक्रोकूलम चार्ज टू इट द फ्लक्स बिकम्स 4 काई, द इनिशियल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है भाई, ये फ्लक्स की बात कर रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, फ्लक्स फाई है। आइए मान लीजिए कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसमें पहले चार्ज क्यू था, तो गॉस थ्योरम का कहना है कि फ्लक्स इनक्लोज बाई क्लोज गॉसियन सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक नंबर इक्वेशन। कह रहा है इफ एडिंग 75 माइक्रोकूलम टू इट, कह रहा है इसमें 75 माइक्रोकूलम और ऐड कर दो। अब ऐसा करने से फ्लक्स कितना हो गया 4 तो हम लिखने जा रहे हैं 4 इज इक्वल टू क्यू तो है ही, 75 माइक्रोकूलम और ऐड हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इक्वेशन संख्या सेकंड। क्या करें, आपने कहा सर दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करने से फाई से फाई ख़त्म, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट ख़त्म। क्लियर। चलो भाई ये क्या आया 1/4 बराबर, ऊपर बोलो कितना बेटा क्यू, नीचे बोलो क्यू प्लस 75 माइक्रोकूलम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना क्यू प्लस 75 माइक्रोकूलम, क्यू प्लस 75 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4Q। क्यू को उधर भेजो, 75 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू क्यू में से 4Q में से क्यू निकल गया 3Q। 3 से एलिमिनेट करो, क्यू बराबर 75/3 25 माइक्रोकूलम, 25 माइक्रोकूलम। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 25 माइक्रोकूलम उस पर चार्ज रहा होगा। ऑप्शन संख्या सेकेंड। ठीक है, सुनो अब समझो इसको। मतलब 25 था, 25 में फ्लक्स 5 था, तो 25 में 75 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 100। तो जो चार्ज था वो 25 से 100 हो गया, यानी 4 गुना। तो फ्लक्स भी चार्ज के प्रोपोर्शनल, फ्लक्स भी 4 गुना। देखो 5 से 4 5 हो गया। क्लियर। दिस इज 42 नंबर। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 43। लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर 43। आइए 43 की बात करते हैं। इसे रफ कर दे रहा बेटा। आप देखिए जरा, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर पर आ जाइए। क्या कह रहा भाई, कह रहा व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट थिन फिल्म्स ऑफ द ऑयल ऑन द वाटर ऑफन एग्जिबिट ब्रिलियंट कलर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। ध्यान देना बेटा कि जब भी कभी किसी थिन फिल्म में जब आप एक्सपोजर करते हैं, किसका एक्सपोजर करते हैं, हम कहते हैं मान लो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनके ऊपर अगर हम कैरोसिन ऑयल गिरा दें, ठीक है भाई, और ऐसे केसेस में अगर हमको 7 कलर्स का पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो आपको याद होगा तो हम लोगों ने सीखा क्या था कि मान लीजिए लाइट में 7 कलर्स का एक्सपोजर हो जाए, तो ऐसे लाइट का सिंगल लाइट कलर का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना अगर किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से हो रहा है, तो हम लोगों ने सीखा था कि इसे डिस्पर्सन कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है कि जो पैटर्न है वो कहीं अलग स्क्रीन पर नहीं बनता, बल्कि उसी ऑयल ही हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी फिल्म है जहाँ लाइट का पैटर्न बन रहा है और थिन फिल्म की वजह से बन रहा है, तो ये थिन फिल्म डिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये थोड़ा सा सेपरेटली याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 43 में याद रखना कि अगर हम ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ती है तो ये अपने आप में थिन फिल्म होने की वजह से अलग अलग छोटी छोटी फ्रिंज विड्थ की 7 कलर का एक्सपोजर बनाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे 7 कलर्स का एक्सपोजर बनाएगा। और ये जो ब्रिलियंट कलर है दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन 2 तरीके से होता है। एक तो भाई सिंपल सी बात है, एक ही फिनोमेना एक तरीके से कोई आवश्यक थोड़ी है भाई। अगर हम एक सिंगल स्लिट ले लें, सामने स्क्रीन लगा दें, तो भी डिफ्रैक्शन होगा ऐसा। अगर हम थिन फिल्म का इस्तेमाल करें, वाइट लाइट डालें, तो भी थिन फिल्म अलग जो एयर में या एयर को स्क्रीन समझ रहे हैं वहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी फ्रिंजेस का एक्सपोजर बनाएंगी, 7 कलर का एक्सपोजर बनाएगी। हर फ्रिंज सेपरेट भाई। वाइट जो लाइट है वो मल्टीक्रोमेटिक है। मल्टीक्रोमेटिक मतलब 7 रंग के बीटा एक साथ बनेंगे, 7 रंग के बीटा, यानी डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन कहलाएगा बेटा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्लियर है? अगला देखिए 44, रफ कर देना बेटा ऐसे। 44 क्या कह रहा है? कह रहा है चार्ज Q इज लोकेटेड सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस। आइए भाई, कह रहा है क्यूब है, ये रहा क्यूब, ये रहा क्यूब। क्यूब एक 3 डायमेंशनल बॉडी है और सिमेट्रिकल बॉडी है। तो हम क्यूब की सेंटर पर चेक करते चलें, ये हमारा क्यूब है। द क्यूब Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस। यहाँ रख दीजिए आप चार्ज, Q चार्ज। अच्छा बताओ जरा, ये Q चार्ज है, तो हमने गॉसियन सरफेस में पढ़ा कि किस फ्लक्स इनक्लोज्ड विद अ होल गॉसियन बॉडी इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ जरा सरफेस कितनी, तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, तो हर फेस से कितना कितना जाएगा, 1/6 जाएगा। तो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स इतना है, और फ्रॉम ईच फेस हर फेस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और सिमेट्रिकल होगा तो 1 फेस से 1/6 ऑफ 5, दैट इज 1/6 ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम ईच फेस। लिखा तो है फ्रॉम ईच फेस 1/6 ऑफ 5। है कोई ऐसा ऑप्शन? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है भाई? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? अब देखिए ऑप्शन को बड़े टेक्निक से लिखा है उन्होंने, पता क्या किया है, उन्होंने उसको थोड़ा जुगाड़ से लिख दिया ताकि आप थोड़ा घूमें, परेशान हो। Q बाई एप्सिलॉन नॉट और 6, ऊपर 4 पाई लगा लो, नीचे 4 पाई लगा लो। चेक करो कोई ऑप्शन ऐसा है, जबरदस्ती 4 पाई लगा दिया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो नंबर, इसको और थोड़ा सही से लिख दे, और थोड़ा सही लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो नंबर है इसका वैल्यू नोन होता है 9 × 10⁻⁹। बाकी 4 पाई Q लिखोगे, अपॉन में 6 अलग से लिख लेना। तो ये आपका ऑप्शन संख्या फर्स्ट करेक्ट है बेटा, पहला ऑप्शन करेक्ट मिला। चलो भाई आप जरा देखिए, 45 नंबर आ जाओ। 45 नंबर इसे रफ कर दे रहे हैं, रफ कर दे। तो ये गॉसियन सरफेस का क्वेश्चन। अच्छा देखो उसको थोड़ा टेक्निकल कैसे बनाया, एक ही कांस्टेंट नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि कभी न्यूमेरिकल इस्तेमाल हो तो इसकी वैल्यू आप 9 × 10⁻⁹ लगातार इस्तेमाल कर सके। अगला देखो जरा,